प्यारे बच्चों और मित्रों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। और आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज। और उस क्रम में आज हम लोग बात करेंगे सीक्वेंस के ऊपर। क्या होता है सीक्वेंस, उसकी डेफिनेशन, और सीक्वेंस में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। कुछ एक दो थ्योरम्स देखेंगे, कुछ एक दो एग्जाम्पल्स देखेंगे और टॉपिक का कंसेप्ट अपने दिमाग में बिठाएंगे विद्यार्थी। ठीक है, सो इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझिएगा, बिकॉज किसी भी एग्जाम में, चाहे आईआईटी जेम हो, चाहे गेट हो, चाहे नेट हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे आपके यूनिवर्सिटी का एग्जाम ही क्यों ना हो, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस बनते ही हैं। खासकर बीएससी के जो बच्चे होते हैं उनको डिटेल में ये टॉपिक पढ़ाया जाता है विथ ढेर सारी थ्योरम्स। ठीक, सो प्रयास करेंगे कि हम दोनों ही पैटर्न में, बीएससी के पैटर्न में भी और इंजीनियरिंग के जो बच्चे हैं उनकी ज़रूरत को ध्यान में रख के इस टॉपिक को पढ़ सकें। सो लेट्स स्टार्ट टू दिस टॉपिक, है ना। सो सबसे पहले तो बच्चों डेफिनेशन ही है कि भाई सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या होती है। तो सीक्वेंस की डेफिनेशन के लिए हम लोगों को कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। क्या हम लोगों को ज़रूरत होती है समझने की कि व्हाट इज मैपिंग या फिर फंक्शन, है ना। मैपिंग या फंक्शन को हमें समझने की ज़रूरत होती है। हालांकि आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैपिंग और फंक्शन एक ही चीज़ है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, बस फंक्शन में कुछ कंडीशंस बदल जाती हैं। ठीक है ना, इट डिपेंड्स ऑन दी व्हाट इन द सम कंडीशंस जो हैं वो बदल जाती हैं, तो वही मैपिंग जो है वो फंक्शन बन जाती है। लेकिन सीक्वेंस के केस में हम लोगों को समझना पड़ेगा कि व्हाट इज सीक्वेंस। ठीक है, तो जो सीक्वेंस होता है बेसिकली वो नेचुरल नंबर के सेट से सेट ऑफ रियल नंबर, ये नेचुरल नंबर का सेट है, ये रियल नंबर्स का सेट है, और एक मैपिंग होती है। ठीक है ना, सपोज दैट मैपिंग इज एफ। सो यहां पर नेचुरल नंबर के सेट से एक मैपिंग जो कि रियल नंबर्स के सेट में आती है। अब हो सकता है बच्चों कि रियल नंबर के सेट में जब मैपिंग आए तो कई सारे जो एलिमेंट्स हैं वो छूट भी जाएं। रियल नंबर्स ऐसे हों जो यहाँ के किसी एलिमेंट के साथ में मैप नहीं कर रहे होंगे। ठीक, सो ये जो मैपिंग होती है, इसी मैपिंग को हम लोग क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। आई रिपीट कि जो सीक्वेंस होता है वो हमेशा नेचुरल नंबर के सेट से आर पर, यानी कि रियल नंबर के सेट पर एक मैपिंग होती है। ठीक है ना, और इस मैपिंग की जो रेंज होती है, आई रिपीट, इस मैपिंग की जो रेंज होती है वास्तव में वही जो होती है वो टर्म्स होते हैं। किसके टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, वही सीक्वेंस के टर्म्स होते हैं। क्लियर है बच्चों, ये है सीक्वेंस की डेफिनेशन। सामान्यतः सीक्वेंस को एस जो है, सीक्वेंस को एस n इज इक्वल्स टू 1 to इनफाइनाइट। ठीक है, ध्यान देना कि यहाँ पे n जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे होता है। इसीलिए होता है बिकॉज जो डोमेन है इस सीक्वेंस मैपिंग का वो एक नेचुरल नंबर का सेट होता है, और जो भी फिर आता है S1 S2 S3 S4 वो सब क्या होती है, रेंज एलिमेंट्स होते हैं। एंड दे आर दी व्हाट, दे आर कमिंग फ्रॉम द रियल नंबर सेट, ये रियल नंबर से आते हैं। तो इसीलिए ये सब S1 S2 S3 ये सब मिलके क्या बनती हैं, ये रेंज ऑफ दी सीक्वेंस बनती है, और यही सीक्वेंस के पद बन जाते हैं। ठीक, सो ये सीक्वेंस को लिखने का तरीका है। कई ऑथर्स इसको इस तरह से लिखते हैं, है ना, कई ऑथर्स और भी कई तरीकों से लिखते हैं, लाइक दैट, ऐसे भी लिखा जाता है कुछ बुक्स में, ऐसे ऐसे लिखा हुआ है, इट मीन्स दैट कि दिस इज ऑल्सो अ सीक्वेंस। ठीक, तो ये सीक्वेंस को लिखने का तरीका होता है बच्चों। सो हम लोगों ने छोटे से कंसेप्ट को समझा कि सीक्वेंस होता क्या है। सीक्वेंस एक मैपिंग होता है नेचुरल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट पर, और जो इसकी रेंज होती है वही इस सीक्वेंस के टर्म्स होते हैं। इट मीन्स दैट कि S1 S2 S3 अगर कहोगे तो बेसिकली वो रेंज के अंदर है। ठीक है ना, आई रिपीट कि ये जो सीक्वेंस के टर्म्स हैं बेसिकली कहां पर होते हैं, रेंज सेट में होते हैं। रेंज ऑफ सीक्वेंस अगर आप कहोगे, क्योंकि सीक्वेंस एक तो एक मैपिंग है, तो रेंज ऑफ सीक्वेंस जो है बेसिकली ये सब n होते हैं, Sn होते हैं, जहां पर n बिलोंग्स टू n होता है। ठीक, और ये जो रेंज ऑफ सीक्वेंस होती है, मतलब ये जो सेट होता है रेंज सेट, अगर ये फाइनाइट है, क्या है, ये फाइनाइट है, सो हम कहते हैं कि जो सीक्वेंस है
वो फाइनाइट है, सीक्वेंस इज फाइनाइट, ठीक है ना। और अगर ये रेंज जो है वो इनफाइनाइट है, तो हम कहेंगे कि जो सीक्वेंस है, ठीक है ना, वो सीक्वेंस जो है वो इज इनफाइनाइट। बहुत सिंपल सी बात है। इट मीन्स दैट कि नंबर ऑफ जो टर्म्स हैं सीक्वेंस में वो फाइनाइट और इनफाइनाइट डिपेंड करता है कि सीक्वेंस की रेंज क्या आ रही है। अब एक एग्जाम्पल की मदद से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे मान लीजिए विद्यार्थियों कि हमारे पास में fn इज इक्वल्स टू sn इज इक्वल्स टू -1 की पावर n है, ठीक है ना। ये एक सीक्वेंस है जहां पर n जो है वो एक नेचुरल नंबर है। क्या है? एक नेचुरल नंबर है। तो यदि इस सीक्वेंस में आप n की जगह 1 2 3 4 5 6 लिखोगे, तो आपके पास में क्या आएगा? आपके पास में जो रेंज सेट आएगा वो आएगा -1 +1 -1 +1 -1 +1 एंड डैश डैश डैश। इट मीन्स दैट कि ये जो रेंज सेट आ रहा है ये एक फाइनाइट सेट आ रहा है, बिकॉज इसमें केवल दो ही एलिमेंट्स हैं, -1 और +1। सो इट मीन्स दैट कि ये जो सीक्वेंस बनेगा ये एक फाइनाइट सीक्वेंस बनेगा। और यदि क्या कहते हैं किसी सीक्वेंस की जो रेंज है वो फाइनाइट हो और बाउंडेड भी हो, तो उस सीक्वेंस को बाउंडेड सीक्वेंस भी कहा जाता है। जैसे कि ये बाउंडेड है। बाउंडेड का मतलब ये होता है कि उस रेंज सेट की एक क्या होनी चाहिए? लिमिट होना चाहिए। लिमिट का मतलब ये होता है कि उसके जो एलिमेंट्स हैं किसी खास नंबर से छोटे, है ना, और किसी खास नंबर से बड़े होने चाहिए। मतलब किन्हीं दो नंबर्स के बीच में सारे के सारे नंबर्स अगर लाई कर रहे हैं तो हम उस सेट को क्या कहते हैं? बाउंडेड सेट कहते हैं। तो ये बेसिकली फाइनाइट होने के साथ साथ बाउंडेड भी है। तो इट मीन्स दैट कि ये जो सीक्वेंस है ये फाइनाइट सीक्वेंस होने के साथ साथ एक बाउंडेड सीक्वेंस भी है। हालांकि बाउंडेड सीक्वेंस की जो डेफिनेशन है वो मैं आपको लिखवाऊंगा भी सही, समझाऊंगा भी सही और उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी बताऊंगा, ठीक। सो ये एक सीक्वेंस फाइनाइट है। अभी एक और सीक्वेंस लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखें fn इज इक्वल्स टू sn इज इक्वल्स टू, सपोज दैट हम यहाँ पे लिख देते हैं 1/n। ये लिख दिया हमने 1/n। सो अभी इसकी अगर रेंज सेट बनाओगे तो वो रेंज सेट कैसे बनेगा विद्यार्थियों? वो रेंज सेट ऐसे बनेगा 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 एंड डैश डैश डैश। इट मीन्स दैट कि ये जो सेट है ना, ये फाइनाइट नहीं है, इट्स अ इनफाइनाइट सेट। बिकॉज ये कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट तक जाएगा। बिकॉज नेचुरल नंबर ऑफ जो नेचुरल नंबर का सेट है वो भी एक इनफाइनाइट सेट होता है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो ये जो एग्जाम्पल हम लोगों ने अभी समझा ये एक इनफाइनाइट सीक्वेंस का एग्जाम्पल है। क्लियर हुई बात? अभी एक और एग्जाम्पल बता देता हूं। देखो अभी फाइनाइट और इनफाइनाइट सीक्वेंस को बस समझ रहे हो बच्चों, सीक्वेंस की डेफिनेशन समझी है ना, और सीक्वेंस के कुछ एग्जाम्पल्स फाइनाइट और इनफाइनाइट सीक्वेंस के रूप में आप समझ रहे हो। थोड़ा सा और आगे लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। तीसरा एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए fn इज इक्वल्स टू n/n+1 है। दिस इज योर sn वेयर n बिलोंग्स टू व्हाट? नेचुरल नंबर। सो अभी ये सीक्वेंस बनाओगे विद्यार्थियों तो ये सीक्वेंस कैसा बनेगा? ये सीक्वेंस कुछ ऐसा बनेगा। मतलब इसकी जो रेंज बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। इट्स 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7 एंड डैश डैश डैश, ठीक। सो दीज आर व्हाट? दीज आर दी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। अभी इस सीक्वेंस को अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें भी क्या होंगे? इनफाइनाइट टर्म्स होंगे। तो ये भी क्या हो गया? एक इनफाइनाइट सीक्वेंस हो गया। आई रिपीट, दिस इज ऑल्सो इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो ये भी एक इनफाइनाइट सीक्वेंस हो गया, राइट। सो इस तरह से हम लोग सीक्वेंसेस को समझते हैं। अभी ये सीक्वेंस अगर आप ध्यान से देखो तो इसका सबसे बड़ा जो टर्म है वो 1/2 है, ठीक। सबसे छोटा टर्म 1/2 है, फिर उसके बाद ये और बढ़ गया, ये और बढ़ गया, ये और बढ़ गया, ये बढ़ता जा रहा है। इट मीन्स दैट कि ये पूरा का पूरा जो सीक्वेंस है बच्चों ये 1/2 से बड़ा और बराबर है और 1 से हमेशा छोटा रहेगा। इट मीन्स दैट कि दिस सीक्वेंस
दैट सीक्वेंस इज ऑल्सो बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है, मतलब इसके जो पद हैं वो अगर किन्हीं दो पदों के बीच में ही रहें, उनकी जो वैल्यूज हैं, ठीक है। अब ध्यान देना कि दो रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं। सो दो नंबर्स के बीच में होने का मतलब ये नहीं है कि वो फाइनाइट सीक्वेंस हो गया, नो, बिकॉज दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर हो सकते हैं, तो वो सीक्वेंस बाउंडेड हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। ये दोनों चीजें दिमाग में बैठाने की जरूरत है आपको। टेक क्लियर। सो यहां पर विद्यार्थियों हम लोगों ने सीक्वेंस को समझा। आई होप कि इन 3 एग्जांपल्स की मदद से आप सीक्वेंस की परिभाषा, सीक्वेंस फाइनाइट है अथवा इनफाइनाइट है, इस चीज को आपने समझा होगा। ठीक है ना। और ध्यान दीजिए, मैं फिर से बता रहा हूं कि सीक्वेंस की जो मैपिंग के रूप में मैंने आपको डेफिनेशन बताई है वो केवल दिमाग में उतारने की जरूरत है, कोई कंठस्थ करने की जरूरत नहीं है। बिकॉज सीक्वेंस में हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप n यानी कि जो नेचुरल नंबर है ना उसकी वैल्यू रखते हो 1 2 3 4, और फिर उसके बेसिस पर आपको क्या मिलता है, Sn मिलता है, यानी कि S1 मिलता है, S2 मिलता है, S3 मिलता है। तो ये जो इनपुट जा रहा है ये नेचुरल नंबर से जा रहा है। ठीक, इसीलिए डोमेन क्या होता है सीक्वेंस का, एक नेचुरल नंबर का सेट होता है। और ये जो आउटपुट आपको मिल रहा है ये सब कहां से मिल रहा है, ये सेट ऑफ रियल नंबर से मिल रहा है। इसीलिए उसका जो कोडोमेन होता है किसका, सीक्वेंस फंक्शन का, वो एक रियल नंबर का सेट होता है। लेकिन वास्तव में सीक्वेंस बनाता कौन है, रेंज। इस फंक्शन की, जो भी ये फंक्शन होता है उसकी जो रेंज होती है, वास्तव में वही रेंज बनाती है सीक्वेंस को। मतलब उस रेंज के एलिमेंट्स को अगर आप एक फिक्स्ड ऑर्डर में रखेंगे S1 S2 S3 S4 S5 S6 लाइक दैट, तो वो एक सीक्वेंस बनेगा। ठीक है ना। सो इट मींस दैट कि इस मैपिंग की जो रेंज होती है उसको एक खास ऑर्डर में जमाने से जो हमें एक सीक्वेंस, मतलब एक तरीके से जो एक हमें वो मिलता है, अब आप इसको क्या कहोगे, कुछ भी कह सकते हो। सो दैट ऑर्डर, जो उसका अरेंजमेंट है, वही एक सीक्वेंस है। मतलब इस मैपिंग के रेंज एलिमेंट्स को एक खास अरेंजमेंट, एक ऑर्डर अरेंजमेंट में रखने से हमें सीक्वेंस मिल जाता है। तो दैट्स द डेफिनेशन ऑफ द सीक्वेंस। सो अभी इसके बाद में अब हम लोग आते हैं डेफिनेशन दूसरी, बाउंडेड सीक्वेंस की। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द बाउंडेड सीक्वेंस। क्या होता है बाउंडेड सीक्वेंस, है ना, तो वो आपको यहां से फिर लिंक करने में मदद मिलेगी। ठीक, तो सीक्वेंस को समझने के बाद में अभी आराम से आइए बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है। बाउंडेड सीक्वेंस, आइए इसको समझते हैं। पहले डेफिनेशन देखते हैं, कितने प्रकार होते हैं बाउंडेड सीक्वेंस के, और फिर कुछ एग्जांपल्स की मदद से बाउंडेड सीक्वेंस को और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज बाउंडेड सीक्वेंस। तो बच्चों बाउंडेड सीक्वेंस होता क्या है वास्तव में, समझिएगा इस चीज को। आपके पास में एक सीक्वेंस है ना, लिखने का तरीका यही होता है, Sn n is equals to 1 to infinite, दिस इज योर सीक्वेंस। सो बाउंडेड सीक्वेंस दो तरीके के होते हैं बच्चों। ठीक, एक होता है बाउंडेड अबव और एक होता है बाउंडेड बिलो, बाउंडेड बिलो। सो बाउंडेड अबव सीक्वेंस, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस, क्या होता है ये, इस चीज को हम लोग समझते हैं विद्यार्थियों। तो देखो बाउंडेड सीक्वेंस का मतलब है कि वो बाउंडेड अबव भी है और बाउंडेड बिलो भी है। सो अगर कोई सीक्वेंस इन दोनों शर्तों को पूरा करता है तो ही उसको बाउंडेड सीक्वेंस कहा जाता है। लेकिन कोई सीक्वेंस बाउंडेड अबव भी हो सकता है, कोई सीक्वेंस बाउंडेड बिलो भी हो सकता है। तो लेट्स अंडरस्टैंड इसका मीनिंग। देखो वैसे तो नाम से थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है। बाउंडेड अबव का मतलब होता है जो ऊपर की ओर से क्या हो, बाउंडेड हो, फिक्स हो, मतलब इसके आगे नहीं जाएगा। और बाउंडेड बिलो का मतलब होता है कि नीचे की ओर से फिक्स हो कि भाई इसकी वैल्यू अब इसके नीचे नहीं जाएगी। इट मीन्स दैट कि यदि एक खास नंबर कैपिटल M एक ऐसा नंबर है कि उस कैपिटल M से सीक्वेंस के सारे जो पद हैं वो छोटे हैं। क्या हैं बच्चों, छोटे हैं। आई रिपीट, Sn सीक्वेंस एक ऐसा सीक्वेंस है जो किसी एक खास रियल नंबर से हमेशा छोटा है, मतलब उसके सारे के सारे जो टर्म्स हैं सीक्वेंस के वो छोटे हैं। तो हम इस सीक्वेंस को क्या कहते हैं, बाउंडेड अबव सीक्वेंस कहते हैं, ऊपर की ओर से
बंधा हुआ होना। जैसे हम यहाँ पर लिख दें Sn इज इक्वल्स टू 1/n। तो ये जो सीक्वेंस बनेगा, इस सीक्वेंस के पद कैसे होंगे विद्यार्थियों, है ना? इस सीक्वेंस के पद होंगे 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 एंड डैश डैश। तो लुक एट दिस सीक्वेंस। इस सीक्वेंस के सारे जो पद हैं वो 1 से छोटे या बराबर हैं। तो इन दैट सीक्वेंस Sn इज लेस देन इक्वल टू 1। सो ये जो सीक्वेंस है, ये वाला जो सीक्वेंस है, ये बाउंडेड अबव सीक्वेंस है। ऊपर इसके सारे जो नंबर्स थे उनकी अपर लिमिट जो है एक तरह से देखा जाए तो वो 1 है, उससे सभी छोटे हैं, उसके बराबर हैं या उससे छोटे हैं, बड़ा कोई भी नहीं है। सो ये जो 1 है इसकी एक तरह से ऊपरी सीमा निर्धारित कर देता है। ये इसका क्या कहते हैं, अपर बाउंड है एक तरह से। कौन? 1, राइट? सो दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड अबव। क्लियर हो गया? और उसी तरह से बाउंडेड बिलो का मतलब होता है कि यदि कोई एक स्मॉल नंबर m, इट्स अ मे बी रियल नंबर, मे बी नहीं, रियल नंबर ही होगा क्योंकि हम रियल सीक्वेंस की बात कर रहे हैं। तो एक रियल नंबर अगर m ऐसा है जिससे सीक्वेंस के सारे जो पद हैं या तो बड़े हैं या फिर बराबर हैं। आई रिपीट, सीक्वेंस के सारे पद जो हैं इस m से क्या हैं, बड़े हैं या फिर बराबर हैं। ठीक है, तो ऐसे सीक्वेंस Sn को हम लोग बाउंडेड बिलो सीक्वेंस कहते हैं। और आप इसी एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करिएगा कि इस सीक्वेंस के सारे जो पद हैं वो क्या है विद्यार्थियों, वो पद जो हैं 0 से बड़े या फिर बराबर हैं। आई रिपीट, 0 से बड़े या फिर बराबर हैं। 0 तो अंत में होगा जब इनफाइनाइट की ओर जाएगा, मतलब सारे के सारे जो पद हैं वो 0 से क्या हैं, बड़े हैं। तो दैट सीक्वेंस इज बाउंडेड बिलो ऑल्सो, मतलब यही सीक्वेंस बाउंडेड बिलो भी है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? सो इस तरह से हम लोग क्या मतलब इस तरह से हम लोग समझते हैं कि भाई बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है। और यदि कोई सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड अबव भी है, बाउंडेड बिलो भी है, तो ही हम उस सीक्वेंस को बाउंडेड सीक्वेंस कहते हैं। सो ये जो एक सीक्वेंस है आपके सामने, ये बाउंडेड अबव भी है, बाउंडेड बिलो भी है, इसलिए ये एक सीक्वेंस बाउंडेड सीक्वेंस है। उसी तरह से एक दूसरा एग्जाम्पल लें, जैसे हमने ऊपर भी लिया था। मान लीजिए कि क्या कहते हैं, ये fn बराबर -1 की पावर n है। ठीक है, सो अगर आप ध्यान से देखोगे कि इस सीक्वेंस के जो पद हैं वो केवल 1 और -1 है। सो ये जो सीक्वेंस है ये बाउंडेड अबव भी है और बाउंडेड बिलो भी है, बिकॉज इस सीक्वेंस के सारे जो पद हैं या तो 1 से छोटे हैं और -1 से बड़े या बराबर हैं। सो दैट सीक्वेंस इज बाउंडेड सीक्वेंस। समझ में आया कि नहीं? लेकिन वहीं पर अगर आप एक सीक्वेंस ले लो, कौन सा, fn इज इक्वल्स टू n, ये एक सीक्वेंस ले लो, तो ध्यान दीजिएगा इस सीक्वेंस में आप शुरुआत कहां से करोगे, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 एंड डैश डैश इनफाइनाइट तक जाएगा। सो ये एक इनफाइनाइट सीक्वेंस है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो इस सीक्वेंस के सारे जो पद हैं वो 1 से बड़े या फिर बराबर हैं। तो ये जो सीक्वेंस Sn है ये बाउंडेड बिलो है, लेकिन इसकी अपर लिमिट निर्धारित नहीं है। मतलब ये कहां तक जाएगा, कोई ऐसा नंबर है क्या जिससे ये सीक्वेंस के सारे पद छोटे हों? नहीं, सारे पद जो हैं वो 1 से बड़े हैं, छोटे नहीं हैं। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस है ये बाउंडेड बिलो है, बाउंडेड अबव नहीं है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस बाउंडेड सीक्वेंस नहीं हो सकता है। आई रिपीट, किसी सीक्वेंस को बाउंडेड होने के लिए दोनों शर्तें पूरी होना चाहिए। लेकिन ये जो सीक्वेंस है ये सीक्वेंस बाउंडेड बिलो तो है लेकिन बाउंडेड अबव नहीं है। क्लियर? तो ये एक अनबाउंडेड सीक्वेंस का एग्जाम्पल है एक तरह से। और एग्जाम्पल देता हूं बच्चों, जैसे मान लीजिए कि आप एक सीक्वेंस लेते हैं Sn इज इक्वल्स टू -n², ये -n², मान लीजिए ये ले लिया आप। सो दैट सीक्वेंस, ये जो सीक्वेंस है अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये कैसा बनेगा, ये -1², -2², -3² एंड डैश डैश डैश।
तो ये जो सीक्वेंस है अगर आप ध्यान से देखें तो इस सीक्वेंस के सारे जो पद हैं, सारे के सारे जो पद हैं वो -1 से छोटे हैं। आई रिपीट कि Sn इस सीक्वेंस के सारे जो पद हैं वो -1 से छोटे हैं। ध्यान देना, ये -1 का स्क्वायर, -n का होल स्क्वायर नहीं है, ये माइनस के आगे n स्क्वायर लगा हुआ है। इट मीन्स दैट ये पीछे की ओर बढ़ रहे हैं। सो -1, ठीक, ये -4, ये -9, तो सब पीछे की ओर आ रहे हैं। ये 1 है, -1, फिर -4, -9, लाइक दैट रियल लाइन पे पीछे की ओर आ रहे हैं। तो ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस के सभी पद -1 से छोटे या बराबर हैं। तो इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है ये बाउंडेड अबव सीक्वेंस है। आई रिपीट, ये सीक्वेंस बाउंडेड अबव सीक्वेंस है, राइट। लेकिन नीचे की ओर ये कितना जाएगा ये पता नहीं है, इसलिए ये सीक्वेंस बाउंडेड बिलो नहीं है। क्लियर है, ये बाउंडेड बिलो नहीं है, इसलिए इस सीक्वेंस को हम बाउंडेड सीक्वेंस नहीं कह सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो एन अनबाउंडेड सीक्वेंस। आई होप कि इतना जो डिस्कशन किया बाउंडेड सीक्वेंस को लेके, बाउंडेड अबव सीक्वेंस को लेके, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस को लेके, ये आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, नहीं क्लियर हुआ हो तो थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लो। ठीक है, क्लियर हुआ हो लेकिन कुछ डाउट बन रहा हो मन में, तो आप हेल्प चैट में जाके, अगर एप्लीकेशन पे देख रहे हैं और यूट्यूब देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, हम आपके जो क्वेरी है उसका जल्द से जल्द रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। ठीक, सो आई होप विद्यार्थियों के ये जो बाउंडेड सीक्वेंस का कंसेप्ट है आपको क्लियर हुआ होगा। अब आइए कुछ एडिशनल जानकारी भी आपको दे देते हैं। विद्यार्थियों, बाउंडेड सीक्वेंस को लेके एक थ्योरम है। हम लोग उस थ्योरम का प्रूफ यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, बिकॉज जो इंजीनियरिंग के बच्चे हैं उनके लिए केवल थ्योरम का स्टेटमेंट और उसका यूज इंपॉर्टेंट है। हम थ्योरम्स का जो पूरा का पूरा बंच है वो एक साथ लेकर आएंगे कि भाई सीक्वेंस से रिलेटेड कितने थ्योरम्स हैं, तो वो बीएससी के विद्यार्थियों के लिए लाभदायक होगा। लेकिन उस रिजल्ट को यहाँ पर डिस्कस करना जरूरी है। वो रिजल्ट क्या है विद्यार्थियों, कि थ्योरम क्या है कि एक सीक्वेंस Sn जो है, उस सीक्वेंस Sn को आप बाउंडेड सीक्वेंस कहेंगे इफ एंड ओनली इफ, है ना, उसको आप बाउंडेड सीक्वेंस कहेंगे इफ एंड ओनली इफ there exists a real number m such that modulus Sn is less than equal to that m for all n belongs to capital N। यानी कि किसी सीक्वेंस Sn को आप बाउंडेड तब कहेंगे if and only if there exists a real number m, कैपिटल M, such that के Sn की मॉड्यूलस वैल्यू हमेशा इससे छोटी या फिर बराबर रहे। ठीक है, इट मीन्स दैट कि Sn के सारे जो पद हैं, सीक्वेंस के जो सारे के सारे पद हैं, वो प्लस m से छोटे या बराबर होंगे और माइनस m से बड़े या बराबर होंगे। तो हम उस सीक्वेंस को क्या कहेंगे, बाउंडेड सीक्वेंस कहेंगे। ये एक छोटा सा थ्योरम भी है, इसका प्रूफ हम लोग देखेंगे जब हम लोग थ्योरम्स को प्रूफ करना वाला सेक्शन शुरू करेंगे। ठीक है ना, लेकिन इंजीनियरिंग के बच्चों को इस रिजल्ट को ध्यान में रखना है। तो अगर कोई सीक्वेंस ऐसा है जो इस शर्त को पूरा करता है तो उसको आप बाउंडेड सीक्वेंस कह सकते हैं। बात वही हुई कि उसका एक लोअर बाउंड होना चाहिए, एक अपर बाउंड होना चाहिए, मतलब दो वैल्यूज के बीच में ही उसके सारे पद अगर हैं तो उसको हम बाउंडेड सीक्वेंस की श्रेणी में लेकर रखते हैं। ठीक, तो ये बाउंडेड सीक्वेंस की डेफिनेशन हो गई। अब इसके बाद में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है विद्यार्थियों, कांस्टेंट सीक्वेंस। कांस्टेंट सीक्वेंस, सो व्हाट इज द कांस्टेंट सीक्वेंस? सो कांस्टेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन ये है कि अगर सीक्वेंस की जो रेंज है, भाई सीक्वेंस इज व्हाट, सीक्वेंस इज अ मैपिंग, तो सीक्वेंस की अगर रेंज केवल और केवल एक रियल नंबर है, इट मींस दैट कि रेंज ऑफ दैट सीक्वेंस, ठीक है ना, सीक्वेंस, रेंज ऑफ सीक्वेंस, सो रेंज ऑफ सीक्वेंस अगर सिंपली एक कांस्टेंट वैल्यू है, इज कांस्टेंट, एंड इट मींस दैट कि आपको उसमें केवल एक रियल नंबर ही मिलेगा, एक रियल नंबर ही मिलेगा, तो ऐसे सीक्वेंस को हम कांस्टेंट सीक्वेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि Sn बराबर है 2, तो आप n की जगह पर कुछ भी लिख दो, S1, S2, S3, S4, सब आपको 2 ही मिलने वाला है, तो इस सीक्वेंस को कांस्टेंट सीक्वेंस कहते हैं। सिमिलरली अगर आपने कहीं पर लिख दिया Fn इज इक्वल्स टू A, तो ये भी कांस्टेंट सीक्वेंस है। तो ये सब कांस्टेंट सीक्वेंस के एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है ना। Fn इज इक्वल्स टू आपने लिख दिया -3, तो दिस इज ऑल्सो अ कांस्टेंट सीक्वेंस।
सो 1.2 भी हो सकता है, 1.3 भी हो सकता है। तो ये कांस्टेंट सीक्वेंस के एग्जाम्पल हो गए विद्यार्थियों। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझते हैं और इस वीडियो लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है ना। द नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट कंसेप्ट इज मोनोटोनिक सीक्वेंस। भाई मोनोटोनिक सीक्वेंस हिंदी में वैसे इसको कहते हैं एक दिस्ट सीक्वेंस, राइट। तो मोनोटोनिक सीक्वेंस मींस व्हाट? सो मोनोटोनिक सीक्वेंस बेसिकली दो टाइप के होते हैं, ठीक है ना। एक होता है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और एक होता है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, ठीक। सो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एंड मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। तो देखो बहुत ही आसान सी बात है, आपको ये तो पता है कि सीक्वेंस में जब हम आगे बढ़ते हैं तो ऐसे बढ़ते हैं S1 S2 S3 S4 S5 S6। सो अगर देखा जाए तो अगर मैं बीच से कहीं से शुरू करूं तो Sn आता है, फिर उसके बाद Sn+1 आता है, फिर Sn+2 आता है, ठीक है। अगर मैं स्टार्टिंग करूं इस तरह से तो सीक्वेंस के जो पद हैं, ठीक है, सामान्यतः इस ऑर्डर में जमते हैं। लेकिन अगर सीक्वेंस के जो पद हैं वो जमने के साथ साथ कुछ ऐसे हों, मतलब कि Sn जो है वो हमेशा Sn+1 से या तो छोटा हो या बराबर हो। आई रिपीट, सीक्वेंस में अगर Sn चाहे वो 1 हो 2 हो, जैसे मान लो S1 है, तो S1 अगर S2 से हमेशा छोटा या बराबर है तो इस सीक्वेंस को हम लोग मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस कहते हैं। आई रिपीट, क्या कहते हैं? मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस कहते हैं। और यदि Sn जो है वो हमेशा Sn+1 से यानी आगे वाले पद से हमेशा छोटा ही रहता है, बराबर भी नहीं, छोटा ही रहता है, तो हम इसको कहते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। क्या कहते हैं? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, यानी कि बढ़ रहा है। आई रिपीट, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। क्लियर है विद्यार्थियों? अब यही चीज यहां पर आ जाती है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस के साथ में। यदि सीक्वेंस का पहला पद अपने आगे वाले पद से बड़ा है, ठीक है ना, या बराबर है, बात समझ में आ रही है? पिछला वाला पद अगले वाले पद से 1 2 3 4 के क्रम की बात कर रहा हूं मैं, S1 S2 S3 ऐसे, तो अगला वाले से बड़ा या बराबर है, मतलब पीछे वाला बड़ा है, अगला वाला छोटा है, मतलब घट रही हैं वैल्यूज, तो ऐसे सीक्वेंस को हम लोग क्या कहते हैं विद्यार्थियों? मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। लेकिन अगर पिछला वाला पद 100% अगले वाले पद से क्या है? बड़ा है, बराबर की बात ही खत्म हो गई, तो हम लोग कहते हैं कि दैट सीक्वेंस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, मतलब वो घटता हुआ सीक्वेंस है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है, कैसा लिखा हुआ है? सपोज दैट 1 1/2 1/3 1/4 1/5, तो देखो घट रहा है ना ये। तो ये जो सीक्वेंस है ना विद्यार्थियों, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, सॉरी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस की श्रेणी में आ जाता है। क्लियर है? और यदि मान लो कि मैं एक ऐसा सीक्वेंस लिख दूं यहां पे, सपोज दैट 1 2 3 4 5 6, या फिर एक और अपन लोगों ने लिया था ना 1/2 2/3 3/4 4/5 लाइक दैट। तो ये जो सीक्वेंस है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस की श्रेणी में आता है। लेकिन अगर हम क्या कहते हैं, ऐसा बनाए, कैसा बनाए? जैसे मान लो 1 बनाया, फिर 2 बनाया, फिर 2 बनाया, फिर 3 बनाया, फिर 3 बनाया, फिर 4 बनाया, फिर 4 बनाया, लाइक दैट। तो ये जो सीक्वेंस है ये केवल क्या है? मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस की श्रेणी में आ जाता है ना। मतलब बढ़ रहा है लेकिन फिर 2 पद बराबर आ रहे हैं, फिर बढ़ रहा है फिर 2 पद बराबर आ रहे हैं, ठीक। तो ये केवल मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, जबकि ये स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें जो पद हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, अगला वाला पद पिछले वाले पद से बड़ा ही है, बराबर नहीं, बड़ा ही है। और उसी तरह से ये जो सीक्वेंस है ये मोनोटोन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। लेकिन वहीं पर अगर हम ऐसा सीक्वेंस बना दें, कैसा कि हम बना देते हैं 1
1/2, 1/2, 1/3, 1/4, 1/4 डैश डैश। तो ये जो सीक्वेंस है ये केवल मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, इट्स नॉट अ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। क्लियर है? सो अगर कोई सीक्वेंस जो है इनमें से कोई एक भी सीक्वेंस है, चाहे डिक्रीजिंग हो चाहे इंक्रीजिंग हो, तो उसको हम मोनोटोनिक सीक्वेंस कहते हैं। सो मोनोटोनिक सीक्वेंस के दो टाइप होते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, और उनमें भी एक और चीज होती है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। सो हम लोगों ने आज विद्यार्थियों बहुत सारी चीजें पढ़ी। सबसे पहले सीक्वेंस की डेफिनेशन पढ़ी, उसके एग्जांपल्स देखे, फिर सीक्वेंस बाउंडेड कब होता है ना, फिर सीक्वेंस मोनोटोनिक कब होता है, ये सारा का सारा कंसेप्ट समझने की कोशिश करी, हर चीज का एग्जाम्पल भी समझने की कोशिश करी। सो उम्मीद करता हूं विद्यार्थियों कि ये पूरा का पूरा जो सेशन है आप लोगों के लिए लाभदायक रहा होगा और आप इससे पूरा लाभ अर्जित करेंगे विद्यार्थियों। ठीक है? सो इस टॉपिक को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। हम जल्द ही नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लिमिट ऑफ द सीक्वेंस, कंसेप्ट ऑफ द लिमिट और कुछ एग्जांपल्स लेकर आएंगे सीक्वेंस की लिमिट के लिए। तो उम्मीद करता हूं विद्यार्थियों आज का लेक्चर जो है ये पूरा का पूरा जो सेशन है आप लोगों के लिए लाभदायक सिद्ध हुआ होगा। कोई चीज़ समझ में ना आए तो डाउट और क्वेरी पूछ लेना। हमारे एप्लीकेशन पे आप लोगों के लिए बहुत सारे फ्री और पेड कोर्सेज अवेलेबल है, जो अच्छा लगे देखो। फ्री में भी मिलेगा, पेड में भी मिलेगा। पेड में कुछ चीज़ें अलग मिलेंगी, फ्री में लेक्चर्स जो यूट्यूब पे मिल रहे हैं वो भी मिलेंगे। मैं फिर आपको बता दूं विद्यार्थियों कि जो मेरे पेड कोर्सेज हैं उसमें जो लेक्चर्स हैं वो आपको वही मिलेंगे जो यूट्यूब पर हैं, कुछ नया नहीं मिलेगा। लेकिन उन पेड कोर्सेज में लेक्चर्स के साथ दूसरी चीज़ें मिलेंगी, जैसे कंटेंट मिलेगा आपको, टेस्ट सीरीजेस मिलेंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, लाइक दैट। और आपका जो भी कोर्स होगा उसी सीक्वेंस में आपके सारे लेक्चर्स सिलेबस के अकॉर्डिंग मिल जाएंगे टॉपिक वाइज। ये बस एक चीज़ आपको मिलेगी, आपको भटकना नहीं पड़ेगा लेक्चर्स के लिए, अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। पूरा का पूरा गाइडेंस आपको वहाँ पर मिल जाएगा उस पर्टिकुलर पेड कोर्स में। ये अंतर होता है, बाकी तो और कुछ अंतर होता नहीं है जहाँ तक मेरे को खुद पता है। और बच्चों देखो, पेड कोर्स के अपने कुछ बेनिफिट्स होते हैं और फ्री कोर्स के अपने कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। वहाँ पे चीज़ें आपको खंगालनी पड़ती हैं, ढूंढनी पड़ती हैं, अरेंजमेंट करना पड़ता है, वो अनगाइडेड होता है। और पेड कोर्स गाइडेड होता है, जहाँ पर क्या कहते हैं चीज़ें आपको एक प्रॉपर वे में मिल जाती हैं, सारी चीज़ें मिल जाती हैं, चाहे स्टडी मटेरियल हो, टेस्ट पेपर हो, पुराने पेपर्स हों, एंड उनके ऊपर डिस्कशन हो। ठीक है? जैसा कि अभी अनुराधा मैडम जो है वो IIT JEM और जो CSIR नेट है उसके लिए कुछ टॉपिक्स के पुराने क्वेश्चंस पेपर के जो क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर डिस्कशन कर रही हैं। तो ये आपको फ्री कोर्सेज में नहीं मिलेगा, ये पेड में ही मिल सकता है आपको केवल। ठीक है ना? क्योंकि ये सामने वाला मेहनत कर रहा है तो भाई वो कुछ रेम्यूनरेशन के लिए ही कर रहा होगा ना यार, उसको कुछ तो देना पड़ेगा, वरना वो अपना घर कैसे चलाएगा। सिंपल सी बात है भाई। ठीक है, हम तो नौकरी कर रहे हैं इसलिए आपको फ्री में भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो सामने वाला है मेहनत कर रहा है आपके लिए, उसको कुछ ना कुछ रेम्यूनरेशन देना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई वी इंट्रोड्यूस सम पेड कोर्सेज, है ना। फ्री लेक्चर्स जो हैं वो मेरे आपको मिलते रहेंगे एज इट इज, लेकिन जो भी हम पेड कोर्सेज आएंगे उसमें हम कुछ दूसरी फैकल्टीज के साथ में कुछ मामलों में कोलैबोरेशन जरूर करेंगे, क्योंकि आई एम नॉट अ सुपरमैन। मेरे पास कोई सुपर पावर तो है नहीं विद्यार्थियों कि मैं सारे काम खुद कर लूँ, मदद लेनी ही पड़ती है। और अपने आप को सुपरमैन समझना भी नहीं चाहिए, वरना दिक्कत जाएगी आगे चल के। तो भाई मैं ये भ्रम नहीं पालता। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ध्यान रखिए, बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार देते रहिए, अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए अपने राष्ट्र के लिए हमेशा अच्छा सोचिए और अच्छा अच्छा करते रहिए।